सो हेलो फ्रेंड्स, आ चुके हैं आज फिर से हम लोग इस नए वीडियो को लेकर, जिसमें आप लोगों के लिए यहाँ पर धुआंधार कोई स्ट्रेटजी नहीं बताई जाएगी। यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल तो देखा ही होगा, JEE 2023 के लिए आप लोग किस तरीके से प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, किस तरीके से यहाँ पर आगे फॉरवर्ड स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर JEE एडवांस 2022 ओवर हो चुका है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर मैंने सोचा एक वीडियो बना दिया है। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आता हम लोग किस तरीके से आगे प्रोसीड करें, तो मैं इस दौर से गुजरा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ सजेस्ट करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो पर ध्यान से फोकस करें, और जो कोई इंटरेस्टेड नहीं है वो वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। जिनको अगर यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, और प्लीज़ वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो में कमेंट छोड़ें कि कहाँ पर इसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ बोली जो आपके समझ में नहीं आई, तो मैं उसको आपको कमेंट में क्लियर ज़रूर करूँगा। तो चलिए वीडियो को प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आती है कि हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहली बात यहाँ पर यही आती है कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये डिसाइड सबसे पहले कर लेंगे कि हम लोगों को पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, हम लोगों को आगे जो टाइम वेस्ट होता है उस टाइम को वेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम उस टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चों की क्वेरीज आती है कि भैया हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमारे मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। तो मार्क्स इंक्रीज़ ना होने का कारण सिर्फ एक ही होता है कि आपकी जो पाथ है, जिस पाथ पे आप चल रहे हैं, वो पाथ आपका फ़िलहाल थोड़ी सा डगमगाया हुआ है, जो कि बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ था, इसीलिए मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए जितना मैंने सोचा था। तो बस वही पाथ आपका सही होना चाहिए, उसके लिए आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग स्ट्रेटजीज़ मत देखिए। स्ट्रेटजीज़ सिर्फ एक यूट्यूब पे जो बना रखा है लोगों ने, वो सिर्फ बच्चों के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। यहाँ पर स्टडीज़ आपको मिलती है कि हम लोग JEE फोड़ सकते हैं ओनली 1 मंथ में, 2 मंथ में फोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको सच में फोड़ना है तो मैक्सिमम अगर आप लोग चाहें तो 3 मंथ टू 4 मंथ आपको लग जाएंगे, अगर आप फोड़ना चाहते हैं। मतलब अगर आप 99 पॉइंट के ऊपर परसेंटाइल लाना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों को स्ट्रेटजीज़ पर ध्यान नहीं देना, आपको ये ध्यान देना है कि हम हार्डवर्क किस तरीके से करें, हम किस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। आपको ये ध्यान नहीं देना कि हम टॉप सिलेक्टेड चैप्टर्स, मैंने भी इन सब चीज़ों में पढ़कर अपना बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। आप लोगों को इस पर फोकस नहीं करना है कि हम सिर्फ टॉप 7 चैप्टर या मोस्ट वेटेज चैप्टर, इस पे फोकस नहीं करना। आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना होता है। स्ट्रेंथ में अगर मैं बात करूं, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों से किसी ने कह दिया कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज़ हो गया, और यहाँ पर आसान आसान चैप्टर काफ़ी सारे मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, आप ये पढ़कर जाइए, आपके मैथ में 100 आउट ऑफ 35 to 40 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर इतनी सारी शिफ्ट JEE मेन वाले करा रहे हैं, जैसे आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो यहाँ पर कोई डिसाइडेड नहीं है आपके शिफ्ट में क्या आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन। मान लीजिए आप पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 1 हफ्ते तक लगाकर तैयार करके बहुत अच्छे से जाते हैं, लेकिन वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जो थ्रू आउट क्वेश्चन ना पूछ कर, फॉरवर्ड क्वेश्चन ना पूछ कर, उसको किसी एक सवाल में मिक्स करा के दे दिया, क्वाड्रेटिक का कोई सवाल ही नहीं आया, तो आपकी जो 1 हफ्ते की जो मेहनत है वो पूरी की पूरी वेस्ट हो जाएगी। तो मैथ में आप लोगों के लिए सिर्फ इतना बताया जा सकता है कि आप अपने स्ट्रेंथ के, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस चीज़ पे पूरा फोकस करिए, 100% उस टॉपिक पे दीजिए। जनरली हम लोग स्टार्ट करते हैं, या कोचिंगों में स्टार्ट किया जाता है, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं या ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो ट्रिग्नोमेट्री पर फोकस आप लोग करना चाहिए। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होगी तो आपको पूरे मैथ में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मतलब 70% ऑफ चैप्टर्स में यूज़ आता है ट्रिग्नोमेट्री का। आप लोग डिफरेंशियल कैलकुलस, मतलब कैलकुलस में घुसेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का नहीं आती, तो आप लोगों को अच्छे सवाल करने में, मतलब ये समझ लीजिए 98% सवाल करने में प्रॉब्लम ही आने वाली है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रिग्नोमेट्री की डीप नॉलेज में जाएँ। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को मेन बेसिक फार्मूलेस पता होने चाहिए, बेसिक आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए, उनको अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे कि sin C + sin D के फार्मूले रहते हैं, sin A + sin B के फार्मूले, मतलब ये सारे फार्मूले, जैसे कि sin 2 थीटा के फार्मूले, cos 2 थीटा के फार्मूले, मतलब ये सारे आप लोगों को अरेंज करना होता है, सवाल में इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो कोई स्टूडेंट है जैसे कि JEE मेन की प्रिपरेशन कर रहा है, वो उसमें बीच में गुस्सा जाता है, पता चले लोकेशन ऑफ रूट के 100 सवाल लगा दे रहा है, तो इट्स नॉट अ गुड वे। आप लोकेशन ऑफ रूट हमारे JEE मेंस में बहुत ही रेयरली पूछा गया, तो उस टॉपिक के लिए मत भागिए। अगर आप एडवांस की कर रहे हैं तो आप लोकेशन ऑफ रूट्स की तरफ जा सकते हैं। अगर मोस्ट वेटेज चैप्टर की बात करें तो मोस्ट वेटेज चैप्टर यहाँ पर कोई नहीं होता है। सारे चैप्टर हमारे लिए वेटेज रखते हैं। वेटेज उस अकॉर्डिंग बनता है जिस अकॉर्डिंग हमको नॉलेज है, जिस अकॉर्डिंग हमको इंटरेस्ट है। वेटेज हम लोगों का उसके अकॉर्डिंग बनता है। अगर मान लीजिए आपका इंटरेस्ट कैलकुलस में है और आपको किसी ने बोल दिया कि अलजेब्रा का हाई वेटेज रहता है, तो आप अलजेब्रा में लग जाएंगे और आपका कैलकुलस भी बर्बाद हो जाएगा। पेपर में ना आप कैलकुलस कर पाएंगे ना अलजेब्रा कर पाएंगे। और अगर उसकी जगह आप लोग कैलकुलस पर अगर फोकस करके जाते तो शायद आप
बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देकर आते हैं और कैलकुलस से 4-5 सवाल आसानी से निकाल सकते थे अगर आपका वो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। तो इसी के मतलब से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को स्ट्रेटजीज़ पर नहीं जाना है, वेटेज पर नहीं जाना है। हाँ, थोड़ी बहुत वेटेज का वेरिएशन रहता है, हर साल वो होता रहता है, वो भी कोई डिसाइडेड नहीं होता है कि वेटेज किस तरीके से वेरी करने वाला है, इसलिए आपको वेटेज पर नहीं जाना है। मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर सबसे कोई एक चैप्टर है, मैंने क्या मिस्टेक की, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सबसे पहले मैंने 11th में पढ़ा स्ट्रेट लाइन, सर्किल, इन सब चैप्टर्स में क्या है, आप अगर कहीं कोचिंग में पढ़ने जा रहे हैं, आप लोगों को बहुत ही भयानक सवाल कराए जाते हैं, तो उस पर फोकस मत करें। अगर आप एडवांस के लिए जा रहे हैं तो ज़रूर फोकस करें, लेकिन अगर मेंस के लिए जा रहे हैं उस पर इतना फोकस मत करें अच्छे सवालों पर, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरे मैथमेटिक्स में एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल हमारे पास फॉरवर्ड देखने को मिलते हैं। किस तरीके से फॉरवर्ड देखने को मिलते हैं, ओनली फार्मूला बेस्ड, क्योंकि उसमें फार्मूला इतने सारे हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, सर्किल की इक्वेशन हो गई, टेंजेंट हर किसी पर हो गई, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स सब के लिए हैं, कॉमन नॉर्मल कॉमन टेंजेंट की इक्वेशंस हो गई। ये सारी इक्वेशंस, फार्मूलेस, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि उसमें उससे ज़्यादा बाहर जाता नहीं है। एक जैसे कि स्ट्रेट लाइन में हम लोगों को पढ़ाया जाता है लोकस, ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है, जिससे बहुत ही अच्छे सवाल निकल के आते हैं और हर एक चीज़ को वहाँ से हम लोग जोड़ के लोकस से हर एक चीज़ निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग स्टडी करते रहेंगे, मतलब किसी भी चीज़ को वेटेज वाइज ना पढ़ें, आप अपने इंटरेस्ट वाइज पढ़ें। हाँ, कोऑर्डिनेट जैसे कोई चैप्टर आपको बताएगा कि वो फॉर्मूलेटिक है, अब आपको वेटेज वाइज नहीं पढ़ना है। बस अगर आपका कोई जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग आपको बोला था बहुत ही ईजी चैप्टर है, तो उसको आप लोग सबसे पहले कंप्लीट करके ओवर कर दीजिए, क्योंकि वो आपको पता नहीं कि आपके पेपर में कितना ज़्यादा आने वाला है, कितना कम आने वाला है, मतलब आपके शिफ्ट में फंसने वाला है, यानी तो उसको सबसे पहले निपटा के साइड करो। उसके बाद जो चैप्टर से सवाल आते हैं, अच्छे चैप्टर, जैसे पूरा कैलकुलस, अलजेब्रा, अगर आपकी कैलकुलस अच्छी है तो आप पेपर में बहुत सारे सवाल फोड़ सकते हैं। जैसे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी हो गया, ये कुछ आसान से चैप्टर होते हैं जिनको करने में हमको प्रॉब्लम उतनी नहीं आती, प्रैक्टिस उतने नहीं मांगते हैं ये। लेकिन अगर हम लोग बात करें इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस में आ जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे चैप्टर्स में हम लोगों को प्रैक्टिस मास्टर्स करना पड़ता है, तब जाके हम अच्छे सवालों को फोड़ सकते हैं। क्योंकि इसमें जो सवालों में रहता क्या है, हमारे पास सवालों में फॉर्म्स टाइप के हम लोगों को सॉल्व करते करते याद करनी पड़ती हैं, इसलिए ये चैप्टर्स थोड़ा सा प्रैक्टिस वाइज बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं। इस तरीके से हम लोग मैथ में अगर देखें तो सबसे पहले अगर आप अपने मैथ के डर को भगाना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ाई जा रही है तो उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप साथ साथ कंप्लीट करते चलें। अगर आप आधे सेशन के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को दोबारा उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही मतलब बोरिंग भी कह सकते हैं लेकिन इंटरेस्टिंग भी होता है, क्योंकि इसमें फॉर्मूलेटिक होता है। स्टार्टिंग से आप करके चलेंगे, आप मान लीजिए 11th में शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आपको लास्ट तक आते आते अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, उन्हीं से सवाल निकलते हैं। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन सीरीज, ये सारे चैप्टर आप लोगों को तो बेसिक से ही कंप्लीट करके चलने पड़ते हैं, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन सीरीज, हर चीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर में हो जाएगा। एक सबसे भयानक चैप्टर जो लोग जिसको डरते हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप लोग अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से डर लग रहा है तो उसको छोड़ दो, बेसिक पढ़ के छोड़ दो। उसमें इस तरीके से चैप्टर को नहीं छोड़ना कि पूरा इग्नोर कर दिया। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आता है वहाँ पर, इस तरह की कई सारी चीज़ें। और बेसिक हम लोगों को पढ़ना है, जैसे हम लोगों को क्लास में कुछ चीज़ पढ़ाई जा रही है तो उसको साथ में पढ़ते हुए चलना है, उसके बाद उसको साइड में रख दो, साथ में थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो। डीप नहीं जाना है, अगर हमको वो चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तो उसमें डीप मत जाओ। अगर समझ में नहीं आ रहा है तब की बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में हमारे पास 3 पोर्शन होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो अगर हम लोग सबसे पहली बात करें जिससे बच्चों को डर लगता है, कुछ को ऑर्गेनिक से लगता है तो कुछ को इनऑर्गेनिक से लगता है, कुछ को फिजिकल से लगता है। सभी का अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है सब्जेक्ट को देखने का, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है सब्जेक्ट को समझने का। कोई कहता है ऑर्गेनिक टफ़ है, कोई कहता है इनऑर्गेनिक, तो कोई फिजिकल को टफ़ बोलता है। इस वजह से यहाँ पर मैं किसी को टफ़ नहीं बोलूँगा, किसी को ईजी नहीं बोलूँगा। इंटरेस्ट किसी का भी किसी में डेवलप हो सकता है। अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में कहो ऑर्गेनिक आसान लगे, आयुपैक पढ़ाया जाए, आपको कहो इनऑर्गेनिक टफ़ लगे, उसमें क्योंकि पीरियोडिक टेबल से यहाँ पर एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आप टॉपर हैं 12th में तो आप लोगों को ये सब चीज़ एक्सेप्शन वगैरह पता होगी, लेकिन अगर आप 10th के बाद कोई स्टूडेंट अगर डायरेक्ट 11th में जाता है तो उसको एक्सेप्शंस, ये सारी चीज़ें कभी उसने सुनी ही नहीं होंगी कि ये एक्सेप्शन भी कहाँ से आ गई, ये सारी चीज़ें। तो आपको उस पर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस अपने कॉन्सेप्ट पे करना है। पीरियोडिक टेबल अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर ली, 2 चैप्टर सबसे पहले पढ़ाए जाते हैं, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। अगर आपने ये दोनों चैप्टर अपने मतलब
आपने पूरी अपनी बुद्धि लगाकर इन दोनों चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपको आने वाले हर एक चैप्टर में इनऑर्गेनिक के, मतलब अगर आप पी ब्लॉक भी पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही टफ चैप्टर मानते हैं बच्चे, तो आपके उसके भी सवाल एक दो, अगर मान लीजिए पी ब्लॉक से 4 सवाल आते हैं तो आप 2 सवाल मात्र पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग को पढ़कर निकाल सकते हैं, बाकी 2 रिएक्शन बेस्ड या प्रॉपर्टी बेस्ड आ सकते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में भी आप लोग किस चीज़ पर फोकस करें, आप लोग पीरियोडिक टेबल में बेसिक्स पर फोकस करें सबसे पहले। उसके बाद जितने भी हमारे पास ऑर्डर्स होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं, ट्रेंड में एक्सेप्शंस होते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी के एक्सेप्शंस, रेडियाई के एक्सेप्शंस, आयनिक रेडियाई यहाँ पर आता है, एक्वस में रेडियाई का जो आता है ट्रेंड्स आते हैं, उन सब चीज़ों पर आप फोकस कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें फिर उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि 12th का इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, वो भी थोड़ा सा इजी ही वे में अगर हम लोग पढ़ें तो बहुत ही आसान चैप्टर है। टफ में क्या आता है, पी ब्लॉक हो गया। पी ब्लॉक के बाद यहाँ पर कोई ऐसा चैप्टर मुझको नहीं लगता जो टफ है, क्योंकि एस ब्लॉक में भी थोड़ा सा रिएक्शन है लेकिन हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक को अगर आप लोग एक सही वे में पढ़ते हो तो पी ब्लॉक, डी एफ ब्लॉक, मतलब ब्लॉक केमिस्ट्री को छोड़कर पूरी केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही आसान है। अगर आपने पूरी केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ ली तो आप ब्लॉक केमिस्ट्री को भी फोड़ सकते हैं थोड़ी सी मेहनत के साथ। सिर्फ एक चीज़ का याद रखना है, कंसिस्टेंसी। अगर आपने पीरियोडिक टेबल को समय दिया, केमिकल बॉन्डिंग को समय दिया, तो उतना ही समय उसी प्रकार से आपको बैकलॉग क्रिएट नहीं करना है। अगर आप उसको कंसिस्टेंसी में रखेंगे, पर डे रिवीजन करेंगे, पर डे उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री धमाल मचाने वाली है एग्ज़ाम में। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि मैंने मिस्टेक की है, कंसिस्टेंसी ब्रेक की है और वो मैं भूलता जाता था। इस वजह से मेरे साथ प्रॉब्लम हुई। मेरे को बहुत अच्छे से इनऑर्गेनिक समझ आती थी, मैं बहुत अच्छे से करता था, लेकिन एक समय पर चीज़ें भूल गई तो वहाँ पर ब्लॉक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हुई, तो वहाँ से क्या कॉन्फिडेंस डाउन होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक में अगर आप आयु पैक, आप ये मत समझिए अगर आप आज आयु पैक पढ़ रहे हैं, आप बहुत ही शिद्दत से पढ़ाई करेंगे और उसके बाद जब आप 12th में पहुँचेंगे तो आपको लगेगा आयु पैक जैसा कोई चैप्टर ही नहीं होना चाहिए जिसका कभी यूज़ ही नहीं आता। लेकिन अगर आप एडवांस में जाएंगे जेईई मेंस में तो आयु पैक से क्वेश्चन आते हैं सिंपल, लेकिन बच्चे उसको ईजी समझ के छोड़ देते हैं और नहीं अटैम्प्ट कर पाते हैं उस सवाल को। आयु पैक का यूज आइसोमरिज्म में आता है। आप रिएक्शन मैकेनिज्म में जाएंगे, जब हाइड्रोकार्बन्स में जाएंगे तो कहीं कहीं वो लोग रिएक्शन दे देते हैं लिख के, जैसे कि आपको अगर दे दिया गया, जैसे मान लो एक अल्काइन, मतलब उसका कॉमन नेम लिख के दे दिया गया, इसको इसके साथ रिएक्ट कराया गया तो हमारे पास ये बन रहा है, बताइए इसमें कौन सा रिएजेंट यूज़ होगा। तो आपको अगर उस चीज़ का कॉमन नेम से स्ट्रक्चर बनाना आता है तभी आप कर पाएंगे, उसके लिए आपको आयु पैक आना ज़रूरी है। उसी तरीके से आइसोमरिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एडवांस में आइसोमरिज्म से सवाल आता है। और एडवांस के लिए मैं आप यहाँ पर बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सेशन लेकर आया हूँ जेईई मेंस के लिए। सो इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक में और आगे, अब ऑर्गेनिक में आप लोगों को डर क्यों नहीं लगना चाहिए, इसके लिए मैं बात करता हूँ। मैं ऐसे डर की बात यहाँ पर करने ही नहीं आया हूँ, क्योंकि इसके लिए कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, इसके लिए मैं बात ही करने नहीं आया हूँ। मैं बात करने सिर्फ ये आया हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस ऊपर हो, डरना नहीं है। अगर आप ऑर्गेनिक में जाएंगे तो आपको सिर्फ सबसे पहले जो आपको क्लास नोट्स कराए जा रहे हैं उस पर फोकस करना है ओनली। उसके अलावा कोई बुक नहीं, जो क्लास में होमवर्क मिल रहा है, सीट्स मिल रही हैं, DPPs मिल रही हैं, उनको लगा डालने का है। उसके बाद आप लोग पहुँचे अपने NCERT पर। जैसे आपको आज आयु पैक पढ़ाया गया तो आप आयु पैक की पूरी NCERT रीड करें, उसके सारे बैक ऑफ एग्जाम्पल लगाएं और उसके जो भी एक्सरसाइजेस हैं उनको लगाएं। उससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं जाना है। अगर आप मेरे पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है, मेरा रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आया है, इसलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप सिर्फ NCERT और क्लास नोट्स को फॉलो करते हैं और DPPs और सीट्स को, आप अदर बुक मत जाइए अगर जेईई मेंस के लिए हैं। उसके बाद आप अपना रिज़ल्ट देखिएगा, बहुत ही शानदार मिलने वाला है आप लोगों को। क्योंकि आप अगर NCERT के बाहर नहीं जाते हैं, क्लास नोट्स के बाहर नहीं जाते हैं, तो आप PYQ उठा के देखिए। PYQ में आपको उसी के अंदर से ही सारा मटेरियल मिलने वाला है और कुछ क्वेश्चन तो आप लोगों को एज इट इज़ मिलने वाले होते हैं NCERT से। ऑर्गेनिक के लिए भी बोल रहा हूँ और फिजिकल के लिए। इनऑर्गेनिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है पोर्सन, लेकिन इनऑर्गेनिक 98% आता है। ऑर्गेनिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कि थोड़ा सा बाहर कोई सवाल दे देते हैं ये लोग, लेकिन इनऑर्गेनिक और फिजिकल तो 98% हम लोगों को NCERT बेस्ड जेईई मेंस में मिलते हैं। इस साल के पेपर आप उठाकर देख लीजिए 2022 के, जिसमें आप लोगों को एक भी सवाल बाहर नहीं मिलने वाला है। क्लास नोट्स आपके जो पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि एडवांस में हमारे पास बहुत सारे सवाल ऐसे मिल जाते हैं जो कि बाहर से आ जाते हैं, लेकिन मेंस में ओनली NCERT बेस आपको चलता है। तो यहाँ पर हमने ऑर्गेनिक की बात की। आप लोग क्लास नोट्स और DP पर फोकस करें। सबसे अच्छे चैप्टर्स इसमें क्या हैं, सबसे पहले आप स्ट्रॉन्ग करें आयु पैक, GOC, इन 2 चैप्टर्स को आप लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।
उसके बाद आप आगे बढ़ें हाइड्रोकार्बन। इस चैप्टर को तो आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप लोग रिएक्शन वाला पोर्शन पूरी 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो जीओसी, हाइड्रोकार्बन और आईयूपैक और मतलब पूरी 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम फ्लो में लेके आइए। आप 12th को ऐसे उड़ा देंगे। इस चीज़ को याद रखना है, चुटकी में आपका काम होने वाला है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता के जाऊँगा लास्ट में, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको बता के जाऊँगा। ये स्ट्रेटजीज़ वाइज चैप्टर नहीं है, ये आपके वो चैप्टर्स हैं जिन चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आप लोगों के जो आगे आने वाले चैप्टर्स होंगे या आगे के जो बाकी के रेस्ट ऑफ ऑल चैप्टर्स बचने वाले होंगे उन चैप्टर्स में आप लोग बहुत ही ईजिली मूव ऑन कर पाएंगे। क्योंकि अगर इन चैप्टर को, जैसे कि अब आप फिजिकल की बात करते हैं, फिजिकल में अगर आपका मोल गायब होगा तो सब कुछ गायब हो जाएगा। अगर मोल गायब तो आपका गोल भी गायब हो जाएगा। क्योंकि फिजिकल में अगर आपको स्टोइकोमेट्री और ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते आगे फिजिकल में। क्योंकि आप किसी भी चैप्टर को उठा के देख लीजिए, हर चीज़ में मोल घुसा हुआ है, लेकिन बच्चे जाकर पहले ही मोल में जाकर हग देते हैं। समस्या यही है, बच्चे मोल में जाकर ही मोल को गोल कर देते हैं, जिसके कारण उनको कुछ आगे समझ में नहीं आता है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप मोल को अगर फोकसली पढ़ने वाले हैं तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसी तरीके से फिजिकल में आप लोग कुछ कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कई लोग बोलेंगे नॉर्मल वीके जायसवाल लगाइए, MS चौहान लगाइए, ये सब एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। लेकिन अभी मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, तो मेंस के लिए आप लोगों को कहीं आगे जाने की नीड नहीं है। ओनली NCERT पे फोकस करिए, सीट्स पे फोकस करिए और क्लास नोट्स पर। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, सिर्फ क्लास नोट्स पर ध्यान दीजिए। फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में आप लोग एक्स्ट्रा मटेरियल थोड़ा सा प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सवाल ट्रिकी आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं। लेकिन फिजिक्स भी 70 to 80% ओनली फार्मूला बेस्ड ही जेईई मेंस में पूछी जा रही है। आपको एक स्टेप आगे नहीं जाना, एक स्टेप पीछे नहीं जाना, ओनली फार्मूला बेस्ड। अभी मैं आपको यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर बता के जाऊँगा, फिजिक्स के, मैथ के और केमिस्ट्री के, तीनों केमिस्ट्री के, जिसमें आप लोगों को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आप अपने जेईई मेंस की 50% सिलेबस को ग्रैस्प कर चुके हैं। क्योंकि अगर आप वो 50% चैप्टर्स जो मैं आपको बताऊंगा वो अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप ऑलमोस्ट 90% पर पहुंच जाएंगे, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे। क्योंकि उन चैप्टर्स से आप लोगों को आगे के चैप्टर्स में हेल्प मिलने वाली है। बच्चे क्या करते हैं, जो क्लास में चल रहा है, जो छूट गया, आगे का पढ़ते जा रहे हैं, अरे भैया जब पीछे का नहीं पढ़ोगे तो आगे का समझ में आपको आने वाला ही नहीं है, आपसे सवाल ही नहीं बनेंगे। अब मान लीजिए आप कोई कैलकुलस का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, अब वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री घुसेड़ रखी है। अब ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होनी है, आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले नहीं आते, आपको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता कि किस तरीके से फार्मूले को सवाल में घुसेड़ना है, किस तरीके से आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है, तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ चैप्टर में आपको 4 से 5 चैप्टर ही बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिख जाएंगे वो चैप्टर्स, जिससे आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यही करना है कि उन चैप्टर्स को नहीं छोड़ना है, उन चैप्टर्स को तैयार करके ही चलना है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ कमेंट में आप लोग कुछ पूछ सकते हैं जो भी चाहें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।